ये प्रॉब्लम्स जो हैं जिनको वो देख कर घबराते हैं और फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। के बाद मुझे मौका मिला पंजाब के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ ने अमेरिकन डॉक्टर हैं डॉक्टर मिसबा कुरैशी, उनकी सुपरविजन में मैंने न्यू नेटल रिससिटेशन प्रोग्राम की वर्कशॉप अटेंड की। साथ निकू जो हमारे पाकिस्तान में बहुत डेफिशिएंट है, गुलाम स्कीना चाइल्ड केयर क्लिनिक जानिया के नाम से मेरा क्लिनिक है, ये मेरी दादी अम्मा के नाम पे, ये मेरा प्रॉमिस था उनसे। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो पेडियाट्रिक्स के साथ, यानी कि बड़े बच्चों के साथ। अब मैं नौज़ायद कान का भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। हर न्यू बॉर्न बेबी का एग्जामिनेशन एक दफा हेल्थ के प्रोफेशनल से जरूरी होता है। बच्चों में एक कंडीशन होती है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट। रोजाना ये क्वेश्चन होता है माँ का कि डॉक्टर साहब ये जो जगह है इसको सराइकी में तालु कहते हैं बेसिकली वो लोग। माओ को ठंडी गर्म चीजों के जो फीडिंग मदर्स हैं उनको रोका जाता है ठंडा। देखिए कुछ हद तक तो ये बात इस तरीके से दुरुस्त है कि जो मेडिसिन होती हैं उनकी सिक्रेशन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में जरूर हो। चावल भी रोकते हैं, माँ की फलां चीज भी रोकते हैं, नहीं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। माँ खाएगी पिएगी तो उसका दूध ज्यादा होगा। तो बच्चों को लेयर बाय लेयर ओवर रैप कर दिया जाता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को हीट ज्यादा होगी? बच्चे के अंदर बच्चा कपड़ों की वजह से गर्म होगा, उसमें चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, हीटर के हैजर्ड्स हैं, फायर है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। ऐसे कौन कौन से सिरप हैं या मेडिसिन है जो हमें ऑब्वियसली अपने घर में मौजूद होनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जानिए की पब्लिक नहीं, जहाँ जहाँ सुना जाएगा इंशाल्लाह वो इस चीज को समझे। कुछ एंटी एलर्जिक्स होती हैं जो कि हमने सार को ज्यादा पता है, वो हमने 1 साल से ऊपर देनी है, और फिर कुछ होती है जो हमने 2 साल से ऊपर देनी है। सर्दियों का मौसम है, खांसी नजला जुकाम ये चीजें चल रही है। मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं और खासतौर पर जानियों में बैठ के बहुत एक दुख होता है कि 20-20 किलोमीटर का सफर करके। केला इनको नहीं देना, ये इनको बलगम रेशा खांसी का इनकी वजह बनता है। आंख से एक आंख से पानी निकलता है और रिकमेंड किया जाता है कि इस जगह को दबाया जाए। इसको एग्जेजरेट करता है वो है सुरमा। तो शहद के बारे में है कि लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में, 1 साल से कम उम्र में शहद इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? बच्चे के लिए पहली घुट्टी सिर्फ माँ का दूध है। कि अंग्रेजों ने यहाँ तक रिसर्च कर ली है कि जिन बच्चों ने वो पहले 2 दिन का दूध पिया है वो उनके दिमाग उनके, लेकिन सच बोलना चाहिए वो ये है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो है, बच्चा बीमार होकर डॉक्टर के पास आता है और जब 1-1.5 साल का बच्चा आता है उसका वजन होता है 7 किलो। न्यू बॉर्न बेबीज में सॉलिड जो है वो किस एज ग्रुप से स्टार्ट कराना चाहिए? और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आपका हमारे प्रोग्राम ठंडा गरम में। मैं हूं आपका होस्ट इसरार अहमद, और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब डॉक्टर वासिफ इजाज साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जो हमारी ऑडियंस के मसाइल हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो घर में सिचुएशन सॉल्व बच्चों के मामले में हो सकती हैं, घर में ऐसी चीजों को डील कर सकें। जनाब वासिफ इजाज साहब, थैंक यू वेरी मच सर भाई मुझे बुलाने के लिए और इतना ऑनर देने के लिए अपने स्टूडियो में। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है वासिफ इजाज साहब, आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की और इनका ताल्लुक किस इलाके से है। जी वासिफ भाई। ओके, मेरा पूरा नाम है डॉक्टर वासिफ इजाज और मैंने अपना जो MBBS है वो कंप्लीट किया था कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से। उसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट से ही अपना FCPS पीडियाट्रिक्स कंप्लीट किया और उसके बाद मुझे मौका मिला पंजाब के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़। मैंने वहां से अपनी जो 2nd फेलोशिप है शोबा नौज़ायद गान में, मैंने उसमें अपना FCPS कंप्लीट किया। उस FCPS की ट्रेनिंग के दौरान मुझे मौका मिला, मैंने अमेरिकन डॉक्टर हैं डॉक्टर मिसबा कुरैशी, उनकी सुपरविजन में मैंने न्यू नेटल रिससिटेशन प्रोग्राम की वर्कशॉप अटेंड की और मुझे ऑनर है कि मैं पाकिस्तान में उस वर्कशॉप का इंस्ट्रक्टर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है वो मैंने अपना कैरियर पीडियाट्रिक्स के साथ साथ निकू जो हमारे पाकिस्तान में बहुत डेफिशिएंट है, न्यू नेटल ICUs, तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह एंड मैं उस निकू को रन करूंगा। जानिया में गुलाम स्कीना चाइल्ड केयर क्लिनिक जानिया के नाम से मेरा क्लिनिक है, ये मेरी दादी अम्मा के नाम पे, ये मेरा प्रॉमिस था उनसे, और यहाँ पे मैं 4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कबीर वाला मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, कबीर वाला, और अभी जो मेरी रेजिडेंस है वो मुल्तान में है, लेकिन वैसे अब जहानिया मेरा अपना है। वासिफ भाई, आज आपको बुलाने के 2 मकसद हैं। एक तो हम ये चाहते हैं कि लोग जो छोटे छोटे मसाइल हैं बच्चों के है, न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं उनके साथ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं उनको देखकर। तो हम चाहते हैं कि जरा ये प्रॉब्लम्स जो हैं जिनको वो देखकर घबराते हैं और फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तो उनको आप बताएं कि न्यू बॉर्न बेबी से जो चीजें नॉर्मल होती हैं
उनके ऊपर जरा हम आज रोशनी डालेंगे। जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो पेडियाट्रिक्स के साथ, यानी कि बड़े बच्चों के साथ। अब मैं नौज़ायद कान का भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। पाकिस्तान में ये स्पेशलिटी अलग कंसीडर की जाती है। ओके तो इसलिए मेरी किसी भी टॉक को इस लेवल पे ऑथेंटिक समझा जाए। ओके और अभी आपके माइंड में अगर कोई न्यूबॉर्न्स की कंडीशंस हैं ऐसी जो आप खुद से पूछना चाहें तो वो आप पूछें, अदरवाइज फिर मैं एनलिस्ट करूंगा मदर्स के लिए कि क्या क्या कंडीशंस न्यूबॉर्न्स की ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल होती हैं। तो वासिफ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होते हैं, क्या उनका डायग्नोज जरूरी है, या मदर्स जो या पेरेंट्स हैं जो भी, वो उनको लेकर अगर उनको लगता है कि उनका बेबी ठीक है तो वो घर में रहें? वेरी गुड। इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस के मुताबिक एवरी न्यू नेट, जो न्यू नेट होता है ये न्यूबॉर्न बेबी को कहते हैं, हर न्यूबॉर्न बेबी का एग्जामिनेशन एक दफा हेल्थ के प्रोफेशनल से जरूरी होता है। वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो पेरेंट नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे होते, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो उन कंडीशंस को ऑब्जर्व करके और पेरेंट्स को उस कंडीशन के बारे में इंटीमेट कर देता है कि आपके बच्चे का ये मसला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेबी की हार्ट की ऑस्कल्टेशन जरूरी है, आपके बेबी की आंखों का मुआयना जरूरी है, आपके बेबी की ब्रेन की यानी कि न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। बच्चों में एक कंडीशन होती है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट, यानी कि उसके जो कूल्हे की हड्डी होती है उसमें थोड़ी अबनॉर्मलिटी होती है, तो वो हमें एट बर्थ कुछ खास टेस्ट करने से अपने हाथों से पता चल जाता है कि इस बच्चे को डीडीएच है या नहीं। तो इसलिए हर बच्चे का पैदाइश के ऊपर मुआयना होना जरूरी। मतलब भाई, दूसरा क्वेश्चन ये है, बच्चा पैदा हुआ है और पेरेंट्स देखते हैं कि यहाँ सर के पास यहाँ कुछ नरम जगह है और एक बैक साइड पे कुछ नरम जगह है। बाज़ दफा वो नरम जगह जो है वो फ्लैट होती है सर के साथ, और बाज़ दफा वो जगह थोड़ी सी ऊपर स्वेल होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मुझे लगता है आप तैयारी करके आए हैं। ये सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी भी मैं क्लिनिक पे था, अभी भी आज भी हर रोजाना ये क्वेश्चन होता है माँ का कि डॉक्टर साहब ये जो जगह है इसको सराइकी में तालु कहते हैं बेसिकली वो लोग। हमारी मेडिकल टर्म में इस कंडीशन को कहा जाता है, ये जो डायमंड शेप्ड एक स्पेस होती है जो हमें फील होती है उसको हम कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल, और पीछे एक मौजूद होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेला जिसका साइज बहुत कम होता है, वो हर बच्चे में यूजुअली पैल्पेबल नहीं होता। और एंटीरियर फॉन्टेनेला जो है ये हर बच्चे में पैदाइश के ऊपर मौजूद होता है। इसने क्लोज होना होता है ऑलमोस्ट 9 मंथ से लेके 24 मंथ तक, यानी कि 1.5 से 2 साल तक ये क्लोज हो जाता है। और इसका होने का जो मकसद है वो ये है कि बच्चे के ब्रेन को ग्रोथ करने की स्पेस मिलती रहेगी। इसरार का क्वेश्चन ये था कि कुछ माओं की ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब ये नीचे महसूस हो रहा है या ऊपर। ये माँ बाप रूटीनली इसको बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, जिस बच्चे को डायरिया है और उसमें पानी की शदीद कमी हो जाए तो उसमें एंटीरियर फॉन्टेनेला जो है वो डिप्रेस हो जाता है, और वो हम माँ बाप को दिखाते भी हैं कि देखें ये आपके बच्चे में पानी की शदीद कमी। अदरवाइज ये थोड़ा सा सबोला नहीं होता है, इस पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो एक नरम सी जो है वो पफी सी आपको सरफेस फील होगी, तो दैट इज नॉर्मल। अगला सवाल ये कि माओ को ठंडी गर्म चीजों के जो फीडिंग मदर्स हैं उनको रोका जाता है, आपने ठंडा नहीं खाना, आपने गर्म नहीं खाना, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे होगा। बच्चे को बुखार हो गया, पैराडोल माँ को खिला दी जाती है कि उसका असर दूध के जरिए बच्चे को जाएगा। क्या ये दुरुस्त प्रैक्टिस है या इसमें भी कुछ मिथ है? देखिए, कुछ हद तक तो ये बात इस तरीके से दुरुस्त है कि जो मेडिसिन होती हैं उनकी सिक्रीशन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में जरूर होती है। ओके, मैनी ऑफ द मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हम लोग जब माँ को लिखने लगते हैं तो डॉक्टर पूछता है कि आप बच्चे को अपना दूध तो नहीं पिला रही हैं। नो डाउट, इट्स ट्रू। लेकिन ये वाली चीज कि माँ ये नहीं खाएगी, माँ वो नहीं खाएगी, माँ ऐसे नहीं करेगी, ऑनेस्टली मैंने इसके ऊपर भी स्टडी किया, हमारी बुक में लिखा हुआ है, एंड देन आई केम टू नो कि देयर इज वेरी लिटिल रिसर्च अवेलेबल कि माँ की जो खुराक है वो बच्चे को इफेक्ट करेगी अनटिल अनलेस कुछ खास चीजें जो बच्चे में कुछ खास अलामतें पैदा कर रही हो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली अगला हो सकता है कि वो कौन सी चीज है। तो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, CMP हम कहते हैं, और ये कॉमन है बच्चों में अगर माँ अपना दूध पिला रही है और वो माँ गाय का दूध कंज्यूम कर रही है, तो वो जो गाय के दूध की प्रोटीन्स होंगी वो माँ के दूध में भी आएंगी और बच्चे में डिफरेंट अलामतें। मैंने जाने में बहुत केसेस देखे हैं काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के। तो ये एक है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो ये कि रूटीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप माँ के चावल भी रोक दें, माँ की फलां चीज भी रोक दें। नहीं, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। माँ खाएगी पिएगी तो उसका दूध ज्यादा होगा और बच्चा भी हेल्दी हो। वसीफ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन
जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो बच्चों को लेयर बाय लेयर ओवर रैप कर दिया जाता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को हीट ज्यादा होगी बच्चे के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले, मेरा एक जगह पे मीटिंग थी, तो उसी में सेम ये टॉपिक हमारी बुक में मेंशन है कि ओवर हीटिंग एंड टेम्परेचर यानी कि इन्फेक्शन होने में फर्क होता है। तो जो बच्चा आपका ओवर हीटेड होगा आपकी बहुत ज्यादा रैपिंग करने की वजह से। अच्छा, मैं ये मेंशन करता चलूं कि मेरे पास सर्दियों में ना हर डेली 3 या 4 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके माँ बाप इसी 1 माह की उम्र में लेके आते हैं कि बच्चे को बुखार है, और अल्टीमेटली जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलता है कि वो ओवर रैप हुआ है। तो इसमें ही होता है कि बच्चे में जो बच्चा कपड़ों की वजह से गर्म होगा उसमें चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा, और जो इन्फेक्शन वाला बच्चा होगा उसके हाथ पांव ठंडे होंगे और उसका जिस्म गर्म। ठीक है, ये इन्फेक्शन की एक अलामत है सर्दियों में। जबकि जो गर्म हो रहा है बच्चा कपड़ों की वजह से उसकी थ्रू आउट बॉडी गर्म हो रही होगी। ओके। और वो बच्चा सुस्त होता है जिसको इन्फेक्शन होती है। ठीक। ये वाला जो बच्चा होता है ये रेडिश हुआ हुआ होता है और इसमें चिड़चिड़ेपन होने की अलामत ज्यादा होती है। तो बच्चों को कितनी लेयर्स पहनानी चाहिए? सर उसमें ऐसे है कि उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक है कि हम एक कमरे का टेम्परेचर बताते हैं कि जो रूम टेम्परेचर है दैट शुड बी 20, जो नर्सरी का हम लोग बताते हैं वो ये कि दैट शुड बी 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब हमारे रिसोर्सेज में ऑब्वियसली कमरों का टेम्परेचर इससे भी कम होता है सर्दियों में, और हीटर वगैरह अफोर्ड नहीं हो सकता। हीटर के हैजर्ड्स हैं, फायर है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। इसमें फिर ये होता है कि आप बेबी को रैप जरूर करें, लेकिन जो बहुत टाइट क्लोथिंग है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम पेशेंट की एक शर्ट उतारते हैं तो नीचे उसने ना बिल्कुल जकड़े हुए वाली एक कोई इनर पहना होता है, दैट इज ऑब्वियसली नॉट गुड ना। आप बेबी को कपड़े जरूर पहनाएं, लूज इनर्स पहनाएं, ऊपर लूज जो है वो आप जैकेट्स पहनाएं, दैट इज द रूल ना। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे बेबीज हैं हमारे घर में, ऐसे कौन कौन से सिरप हैं या मेडिसिन है जो हमें ऑब्वियसली अपने घर में मौजूद होनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी? उसमें ऐसे है कि एक मेडिसिन होती हैं जो हमारी बुक्स में लिखी हुई होती हैं, एंड दोज आर कॉल्ड ओवर द काउंटर मेडिसिन ना, OTC। वो मेडिसिन जो है वो ऑब्वियसली यूरोप अमेरिका तक ये सिस्टम होता है कि ये आपने फॉरम पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जानिए कि पब्लिक नहीं, जहां जहां सुना जाएगा इंशाल्लाह वो इस चीज को समझे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है वो माँ और बाप दोनों को डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल समझा देते हैं कि ये मेडिसिन आपके पास घर में मौजूद होनी चाहिए, और वो है सिर्फ एंटीपायरेटिक सिरप्स। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार कम करने वाली दवाई। उसमें हमारे पास 2 या 3 कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास सिंपल पैरासिटामोल है, दूसरे नंबर पे हमारे पास इबुप्रोफेन यानी कि ब्रूफेन के नाम से आती है, एंड हम रिकमेंड करते हैं कि आपने ब्रूफेन 1 साल से कम बच्चे में डॉक्टर की हिदायत के बगैर यूज नहीं करना। खास तौर पे 6 माह से कम बच्चे में तो स्ट्रांगली मना करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी इसमें अगर बचती है तो वो सिर्फ फिर पैरासिटामोल बचती है। दूसरी मेडिसिन ओवर द काउंटर वो है ORS। आपके बच्चे को डायरिया स्टार्ट हुआ है, आपके घर में किसी भी बच्चों वाले घर में हर वक्त ORS मौजूद होना चाहिए। ओके, और तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली इस फॉर्म पे मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं है, वो ये है कि हम एंटी एलर्जिक्स भी पेरेंट्स को बता देते हैं, लेकिन उनकी जो एज ग्रुप होती है दैट इज अबव 6 मंथ्स। और फिर कुछ एंटी एलर्जिक्स होती हैं जो कि हमने सार को ज्यादा पता है, वो हमने 1 साल से ऊपर देनी है, और फिर कुछ होती हैं जो हमने 2 साल से ऊपर देनी है। तो मार्केट में तो सारी अवेलेबल है, और जब हम इनके ब्रैकेट में लिखे हुए 60 नेम्स पढ़ते हैं तो हम फिर पेरेंट्स को बताते हैं कि ये तो 6 महीने से 1 साल वाली की है, और ये 1 साल से 2 साल वाली है। तो इसलिए हम कोई भी नाम मेंशन नहीं करेंगे कि कोई भी माँ खरीद के ना रख ले, लेकिन किसी भी डॉक्टर से मशवरा करके एंटी एलर्जिक आप घर में रख सकते हैं ताकि बच्चे के फ्लू को कंट्रोल किया जा सके। ओके, जैसे अभी आपने बताया एंटी एलर्जिक एक होना चाहिए घर में, वो एज ग्रुप के हिसाब से। बिल्कुल सही। एक बुखार के लिए, सर्दियों का मौसम है, खांसी, नजला, जुकाम, ये चीजें चल रही हैं साथ साथ, और मोशन जैसे हो जाते हैं। मोशन में सिर्फ क्या ORS ही देना है? नहीं, हम सिर्फ ओके। और देन इसके अलावा पेट दर्द जो कि कॉमन मसला है न्यू बॉर्न में, उसमें ऐसे है कि ये एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा जो आपने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटाइल कोलिक ना। यूजुअली वैसे हम इसको कोलिक कहते हैं, बिनाइन कोलिक भी कहते हैं, और ब्रॉड में इसको इन्फेंटाइल कोलिक कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मेरे पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं और खासतौर पर जानी में बैठ के बहुत एक दुख होता है कि
20-20 किलोमीटर का सफर करके आपके जो चक्कूक हैं वहां से एक कोई यंग लड़की आई है कि वो पहली दफा माँ बनी है, उसको समझ नहीं आ रही है, वो कहती है मेरे बच्चे के पेट का मसला है, दैट इज कोलिक। एक चीज समझ लें, दूध पिलाया जाएगा तो दूध जब हजम होने लगेगा तो दूध कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेगा, दूध अपनी कुछ बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा और उसको हम कहते हैं फ्लैचुलेंस, यानी कि गैस। पेट में वो गैस इकट्ठी हो जाएगी, कुछ बच्चों में कम होगी, कुछ बच्चों में नॉर्मल होगी और कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा होगी। तो माँ खुद बताती है कि जब बच्चा गैस पास करता है तो मेरा बेबी रिलैक्स हो जाता है। तो इस प्रैक्टिस के साथ आपको 2-3-4 महीने चलना पड़ेगा और उसके बाद बेबी का कोलिक खुद ब खुद सेटल हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा कोलिक में हम कभी कभी कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं। और जो हमारे बेबी 6 मंथ्स प्लस हैं, जो सॉलिड डाइट के ऊपर आ चुके हैं, जबकि हमारी माएँ जो वो कहती हैं कि केला इनको नहीं देना, ये इनको बलगम, रेशा, खांसी का इनकी वजह बनता है, तो क्या ये सच है या एक मिथ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वंस अगेन। वो ये है कि मी माई सेल्फ स्टडीड इट, लाइक जब मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की और उसमें ऐसे था कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज वेरी लिटिल डाटा, बहुत कम डाटा इसके ऊपर अवेलेबल है जो इस चीज को प्रूव करे कि केले के अंदर जो है वो एलर्जिक कंटेंट्स ऐसे जो कि बच्चे में रिएक्शन दे सकें। तो यूजुअली बीइंग डॉक्टर वी थिंक के बनाना इज सेफ फॉर योर किड इन एनी सीजन। ओके, एक मेन प्रॉब्लम जो मुझे भी फेस करने को मिला जब मेरे बेबीज हुए थे, और ये नॉर्मल है, एक आंख से पानी निकलता है और रिकमेंड किया जाता है कि इस जगह को दबाया जाए। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है या? सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये सिर्फ एक आंख से नहीं होता। होता क्या है कि हमारे आंख के ऊपर मतलब ऊपर से होके और नाक के अंदर से गुजरती है एक डक्ट होती है आंसुओं की, जिसको हम कहते हैं नेसोलैक्रिमल डक्ट, और ये इतनी ब्रीक होती है, ये दोनों साइडों से गुजरती है और ये इतनी ब्रीक होती है कि ये छोटे बच्चों में यूजुअली एक या दोनों साइडों पे बंद होती है। और इसकी जो अलामत होती है वो ये होती है कि छोटे बच्चे की आंखों से पानी आता रहता है मुसलसल, और कभी कभी इतना पानी आता है कि वो चिपक जाती हैं आंखें। तो इसमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी कि इस चीज को एग्जेजरेट करता है, वो है सुरमा। तो हम आजकल डॉक्टर्स जो है न्यूरोलॉजिस्ट, जो नज़ायदगान के डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि आपने बच्चे की आंखों में सुरमा नहीं डालना। क्यों? वो सुरमे की जो छोटे ज़रात होंगे वो उन नालियों को खुद ही जाके ब्लॉक कर देंगे। तो आप लोगों से ये भी इसके सार के फॉरम से ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की आंख में सुरमा नहीं डालें। नज़ायदगान बच्चों की आंखों में खुद से कोई ड्रॉप्स नहीं डालेंगे, क्योंकि यूजुअली जो आप मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं वो स्टेरॉइड ड्रॉप्स होते हैं और उनका बहुत साइड इफेक्ट होता है, वो आंखों का प्रेशर बढ़ा देते हैं। तीसरे नंबर पे सर का क्वेश्चन था, यस ये इंटरनेशनली रिकमेंडेड मसाज है आंखों का, जो कि यूट्यूब पर भी इजीली अवेलेबल है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स करते हुए शो करते हुए दिखाए जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, 20-30 दफा सुबह दोपहर शाम जो है ना वर्जिश करें और बच्चे की आंखें ठीक हो जाती हैं। इसी क्वेश्चन से ही, सुरमे वाली बात से हम कंटिन्यू करेंगे। 5-6 चीजें हैं जो प्रैक्टिस में अभी भी हैं, लेकिन हमें मना किया जाता है कि ये ना की जाएं। जैसे बच्चे को गुट्टी के तौर पर शहद देना, बच्चे को चरका देना, बच्चे को पानी पिलाना, इसके अलावा सुरमा लगाना। ये प्रैक्टिस, डॉक्टर साहब, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इस बार ने। उसमें ना कहीं पे भी इंटरनेशनली दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा एक कोट भी करूंगा, एक इम्पोर्टेंट चीज बैकग्राउंड से, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शहद है, शहद का जो अगर हमारी मेडिकल की बुक्स उठा के देखा जाए तो शहद के बारे में है कि लेस देन 1 ईयर ऑफ एज में, 1 साल से कम उम्र में शहद इज नॉट रिकमेंडेड। क्यों? अमेरिका में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, एक खास जरासीम होता है, उसका नाम होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो अमेरिकन में ये केस स्टडी किए कि कुछ बच्चों में जिनमें वो बोटुलिनम इन्फेक्शन पाया गया, उसमें बच्चे का जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चा बिल्कुल लिम्पी और फ्लैसिड हो जाता है, और ऑब्वियसली उसका जो है आउटकम इतना अच्छा नहीं होता। तो उसमें यह था कि उन बच्चों ने शहद लिया था उनकी रिसर्च के मुताबिक, और शहद के अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम पाया गया था। तो हमारी फिर मेडिकल बुक्स में उसके बाद से लेके अब तक जो है वो हम शहद का जो यूज है वो बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं। शहद का एक और जो नुकसान है वो ये है कि इसमें जो आपके ग्लूकोज फ्रक्टोज कंटेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा, बच्चे को डायरिया होने का रिस्क होता है। तो हमारी ऐसी कोई भी प्रैक्टिस इंटरनेशनल रिकमेंडेड नहीं है। मैं इसरार के फॉरम से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे के लिए पहली घुट्टी सिर्फ माँ का दूध है,
माँ के जो पहले 2, 3, 4 दिन का दूध होता है उसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम, जिसको हम अपनी देसी जबान में गाय भैंस की बोली कहते हैं। दैट इज लाइफ चेंजिंग। मतलब मैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द माय वर्ड्स के जो माँ का पहले 2, 3 दिन का दूध होता है जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, वो इतनी ताकतवर चीज है कि अगर हमें प्रैक्टिकली समझ आ जाए तो हम तड़पेंगे हमने बच्चे को माँ का दूध पहले दिन से शुरू करवाना है। भाई वो जो आप पहले दूध की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो दूध को जाया कर देती हैं उसके बाद जो मिल्क आता है उसको वो रिकमेंड करती हैं कि उसको पिलाया जाए। वो एक मिथ है सर भाई। बेसिकली वो जो अभी आपके फॉरम से ये बात हो रही है, बार बार हो रही है, आई होप कि आप इसको ब्रोकन क्लिप्स में दिखाएंगे। ये एक मिथ है और इस मिथ को अब हमने ब्रेक करना है। माँ के दूध के जो पहले 2-3 दिनों का दूध है उसके अंदर एंटीबॉडीज और ऐसी न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होते हैं जो बच्चे की आगे पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं। आप यकीन जानिए कि अंग्रेजों ने यहां तक रिसर्च कर ली है कि जिन बच्चों ने वो पहले 2 दिन का दूध पिया है वो उनके दिमाग, उनके अंदर फ्यूचर में डायबिटीज और कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। तो यहाँ तक रिसर्च है। और इसके अलावा बस एक छोटी सी बात वो ये है कि एक इनिशिएटिव अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने स्टार्ट किया, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, BFHI, और उसकी जो कोर है वो ये है कि बच्चे को अपने पहले घंटे से माँ का दूध पिलाना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और कि हमारे यहाँ जो माएँ हैं वो ये कहती हैं कि जब बच्चा बीमार होता है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो हमें नेचुरल चीजों से दूर कर देते हैं और हमें केमिकल की तरफ लगाते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, खांसी के सिरप दे देते हैं, जबकि शहद या कुछ वो पाउडर हैं जो खांसी वगैरह के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, उनसे दूर कर देते हैं। वो कुदरती चीजें हैं लेकिन हमें एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा नहीं है, मैं तो बल्कि ये कहूंगा, मे बी आपको बुरा लगे, मे बी, लेकिन सच बोलना चाहिए। वो ये है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स जो है, बच्चा बीमार होकर डॉक्टर के पास आता है और जब हम हिस्ट्री लेते हैं, 7-8 माह का बच्चा होता है और जब हम पूछते हैं कि आप बच्चे को खुराक में क्या दे रहे हैं, तो वो बच्चा जो है वो खुराक में पापड़ खा रहा होता है। तो ये उल्टा हो गया जो आपने पूछा है। तो मैं वंस अगेन यही कहूंगा कि बच्चा डॉक्टर के पास तभी जाता है जब वो बीमार होता है, तो बच्चे को बीमार होने ना दिया जाए। मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरी प्रैक्टिस में, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आई एम पुटिंग फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि पेरेंट्स ने नेचुरल चीजों से अपने बच्चे को दूर रखा हुआ है। इसके एग्जांपल, 1-1.5 साल का बच्चा आता है, उसका वजन होता है 7 किलो और वो शदीद बीमार होके आया है, और जब हम पूछते हैं कि आप इसको खुराक में क्या दे रहे हैं, तो ये रूटीन प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि वो खुराक में पापड़ खा रहा होता है। वो अपनी खुराक में सिलांटी खा रहा होता है। तो नेचुरल चीजें, सॉरी टू से, लेकिन नेचुरल चीजें तो पेरेंट्स ने देनी है। और वो नेचुरल चीजों में है क्या? अभी जो मेरी प्रैक्टिस बेस्ड है, यूजुअली ये होता है कि वो कैलोरीज बेस्ड होती है कि आपने बच्चे को ये खिलाना है। वो ये कि आप बच्चे को केला खिला नहीं रहे इस वजह से कि बलगम ना हो जाए, आप बच्चे को अंडा खिला नहीं रहे, ये वो चीजें जो हो रही हैं सोसाइटी में। और इसलिए मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि आप बच्चे को अंडा खिला नहीं रहे कि बच्चे को गर्म हो जाएगा, आप बच्चे को रोटी नहीं खिला रहे कि कहीं बच्चे को छाती में कोई मसला ना हो जाए। सर, टोटली रॉन्ग। नेचुरल चीजें ये हैं जो आपने देनी है, और इन नेचुरल चीजों के देने से आपके बच्चे के बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी वैसे भाई, लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ हम वाइंड अप करते हैं। न्यू बॉर्न बेबीज में सॉलिड जो है वो किस एज ग्रुप से स्टार्ट कराना चाहिए, और वो इनिशियल कौन से सॉलिड चीजें हैं जो हम बेबीज को स्टार्ट करवा सकते हैं? ठीक है, उसमें ऐसे है कि इसमें ना 2 रिकमेंडेशंस हैं। WHO की अलग है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की अलग है। लेकिन अगर आप एज ए जनरल पीडियाट्रिक्स हमसे पूछेंगे तो हमने एक एज लिमिट डिफाइन की हुई है, दैट इज 4 to 6 मंथ्स। हमने इन 2 माह के दरमियान, फिर मैंने ऑब्वियसली हम अपने उस्तादों को भी फॉलो करते हैं, तो मैंने अपने सुपरवाइजर को जो देखा, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था कि 5 मंथ्स पे, 5 मंथ्स या 5 मंथ 15 डेज पे हम स्टार्ट करवा देंगे। तो मैं जानिए मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। और इसमें एक और चीज, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक कि अगर आपने, अच्छा कुछ माएँ होती हैं वो 3 माह पे शुरू करवा देती हैं ठोस ग़िज़ा, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि उसमें आपके बच्चे में उन फूड्स की एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो कि आगे लाइफ लॉन्ग रहते हैं। और अगर लेट स्टार्ट करवाएंगे 6 माह से बाद, तो भी ऐसा होगा कि एलर्जी डेवलप हो जाएगी। तो यू हैव टू बी वेरी कन्फाइंड कि आपने 5 माह के तक या 5.5 माह तक, अच्छा अबव 5 मंथ्स मेरी रिकमेंडेशंस में। और जो WHO है दैट सेज के 6 मंथ ऑफ एज पे। तो अगर कोई माँ 6 माह तक वेट भी कर लेती है तो वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन 5 माह से पहले स्टार्ट नहीं करवाएगी। व्हाट शुड बी स्टार्टेड? तो एनी सेमी सॉलिड जो कि बच्चे के लिए
इनटेक करना यानी कि स्वेलो करना इजी हो, उसको च्यू ना करना पड़े क्योंकि दांत नहीं निकले होते बच्चे के। उसमें क्या है, उसमें आपके कस्टर्ड है, उसमें आपका कोई दलिया है, उसमें आपके सूजी है। एक आखिरी एडवाइस, जब भी आप कोई डाइट शुरू करवाएंगे तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि आप 7 to 10 डेज के लिए एक ही डाइट देंगे, और जब वो बच्चा टॉलरेट कर लेगा तो आप फिर अगली डाइट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इससे हमें फूड एलर्जी का सिम्टम्स नमूदार होने में हेल्प मिलती है कि अगर किसी बच्चे को किसी खास फूड से एलर्जी है तो उन दिनों हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चे को रास नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच वासिफ भाई।